नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 8 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चंस के जो कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं आप हमें 8181819473 पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है ज़रूर बताएं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। बस दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, बाकी सब चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आए थे दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं, या फिर जो कि भाषाएं जो है किस अनुसूची में है, ऐसा करके पूछा था। तो 8वीं अनुसूची जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल इस समय वर्तमान में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? सबसे पहले असमिया भाषा को जोड़ा गया था 1950 में, जो कि असम की भाषा है। दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा को जोड़ा गया था जो कि पश्चिम बंगाल की, ये 1950 में इसको जोड़ा गया था। तीसरी भाषा जो कि बोडो असम और पश्चिम बंगाल की, इसको 2003 में। चौथी बार जो कि डोगरी जम्मू और हिमाचल प्रदेश की है जो कि 2003 में। पांचवी गुजराती भाषा को जोड़ा गया जो कि गुजरात की 1950 में। हिंदी को उत्तर भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है जिसको 1950 में जोड़ा गया था। कश्मीरी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है 1950 में। कन्नड़ जो कि कर्नाटक की है 1950 में जोड़ी गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 9वीं भाषा जो कि कोंकणी गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है 1992 में जोड़ी गई थी। 10वीं जो भाषा है मलयालम जो कि केरल की भाषा है 1950 में। 11वीं भाषा मणिपुरी जो कि मणिपुर की है 1992 में। 12वीं जो कि मराठी भाषा है महाराष्ट्र की है 1950 में। मैथिली भाषा जो कि बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाती है 2003 में। नेपाली भाषा जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है 1992 में। 15वीं भाषा है उड़िया जो कि ओडिशा में बोली जाती है 1950 में। पंजाबी भाषा जो कि चंडीगढ़ और पंजाब में बोली जाती है 1950 में। संस्कृत को जोड़ा गया था 1950 में। ठीक है, वही बात करते हैं 18वीं भाषा की दोस्तों जो कि सिंधी गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र और बिखरी हुई जो कि 1967 में जोड़ा गया था। वही बात करते हैं 19वें नंबर पर संथाली जो कि झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है 2003 में जोड़ा गया था। 20वीं भाषा की बात करते हैं जो कि तमिल भाषा है तमिलनाडु और पुडुचेरी में बोली जाती है 1950 में। तेलुगु जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाषा है 1950 में। उर्दू जो कि उत्तर भारत की भाषा है 1950 में, इसको भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि विद्युत धारा किस में मापी जाती है, तो अमीटर में मापी जाती है। इसमें बना पैमाना जो कि एम्पियर में दर्शाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से 1968 के बीच में। अगर ऑप्शन ऐसे दिया होगा दोस्तों कि जैसे कि 1960 से 70, ठीक है 1960 से 1970 अगर ऐसे कर करके ऑप्शंस दिया रहा होगा तो फिर 1960 से 1970 आप लगा सकते थे। बात करते हैं दोस्तों तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 में की गई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी। भारतीय कृषि में पुराने और मैनुअल तरीकों से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्म जैसे कि HYV के बीच ट्रैक्टर सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों का उपयोग शामिल था जिनका या तो उपयोग नहीं किया गया या बहुत सीमित पैमाने पर उपयोग किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट याद रख रहे हैं जो कि भारतीय हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, यहाँ पे MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों भारतीय हरित क्रांति, जो कि भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई और बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को भूख से मरने से बचाने में उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने थे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से आज़ाद कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका नाम था। आज ही के दिन ख़त्म हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आज जो कि 38वीं वर्षीय ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 8 जून 1984 के बीच अमृतसर में चलाया गया था। 3 जून को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर ली थी और इसको जो है घेर लिया था। यानी 3 जून को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रोजगार गारंटी योजना, तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने मनरेगा पारित किया था। मनरेगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के नरेगा अधिनियम का नाम बदल दिया गया। नरेगा से जो कि मनरेगा रखा गया। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। यहाँ पे काम करने का जो कानूनी अधिकार था दोस्तों, उसको थोड़ा सा जान लीजिए। पहले की रोजगार गारंटी योजना के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारण लोगों को संबोधित करना है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैज्ञानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इस योजना के एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था, जो कि काम के अधिकार की गारंटी देता था। इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद किससे मिलकर बनता है? तो भारतीय संसद यानी राष्ट्रपति 2 सदनों यानी राज्यसभा व लोकसभा और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनता है। तो राज्यसभा व लोकसभा और मंत्रिपरिषद, ये तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बजट किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं बजट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का राजस्व और व्यय होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक समेकित निधि, दूसर का होता है दोस्तों यहाँ पे जो कि आकस्मिकता की निधि, और तीसरा होता है सार्वजनिक खाता। ठीक है, इसमें एक और बात होता है, भारत का सार्वजनिक खाता उन लेन देन के लिए प्रवाहित होता है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में काम कर रही है। यह निधि संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित की गई थी। समेकित खाता माता पिता के नियंत्रण में सहायक कंपनियों से सभी जानकारी को जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यह कंपनियों के समूह का कुल लेखा होता है। राजस्व खाता क्रेडिट बैलेंस वाला एक एक्टिविटी खाता होता है। इसका अर्थ यह है कि राजस्व टी खाते में एक क्रेडिट यानी वित्तीय रिकॉर्ड का एक युग्म जो दोहरी प्रविष्टि बही खाता पद्धति का उपयोग करता है। खाता संतुलन को बढ़ाता है। जब सेवाओं का प्रदर्शन बिल किया जाता है तो राजस्व खाते को जमा किया जाता है और इसलिए यह आमतौर पर क्रेडिट बैलेंस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 2016 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वेन सॉन्ग जो कि
ह्वेन त्सोंग भारत के किस जगह से वापस घर गया था, ये पूछा गया था। तो ये कन्नौज से जो कि गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। चीनी यात्री हेन त्सोंग सम्राट हर्ष काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के कार्यकाल में उन्होंने 627 से 643 के दौरान यात्रा की थी। जब वे चीन वापस गया तो उन्होंने अपनी पुस्तक CU की या फिर रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का विस्तृत विवरण लिखा था। उनके विवरण को उस समय की भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को जानने का सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोत माना गया था। ह्वेन त्सोंग भारत का यात्रा का प्रारंभिक उद्देश्य बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना और उसके धार्मिक ग्रंथों को एकत्रित करना था। एक प्रश्न आया था कि लू से कौन सी बीमारी होती है। तो लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होने लगती है। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है। तो बुखार ऑप्शंस में रहा होगा तो आप कर सकते थे। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोहिनी अट्टम में कितने कदम होते हैं, स्टेप्स पूछा था। तो दोस्तों 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइए। कुल मिलाकर छात्र 24 हाथ के इशारों या फिर मुद्राओं के अलावा लगभग 80 जो कि एडवर्स या चरण सीखेंगे। तो इस तरीके से 24 आपका हो सकता है। बाकी दोस्तों ये मैं इससे अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसका आंसर पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया था। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आता है इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो कि आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। मैं सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ, जैसे कि बीड़ा, पाड़ी, भारतीय, ठीक है, वागेश्वरी, शारदा, वाग्य देवी, महाश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वीणा वादनी भी हो सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भुंजी भांग ना होना या फिर ना होना, इसका अर्थ क्या होगा। तो कंगाल होना हो जाएगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरीके से हराना। एक था दोस्तों और कि मुंह मोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तिरस्कार करना या फिर साथ छोड़ना। एक प्रश्न आया था कि ससीम का विलोम शब्द क्या होगा। तो असीम हो जाएगा। एक दोस्तों आया था कि 1991-92 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो अगर 1991-92 की बात करते हैं तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 1985 से जो कि 1990 तक जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। अब बात करते हैं उसके बाद से, जो कि 1991 से 1995 तक जो कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।